हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अभिषेक परमार एक बार फिर से आपका ऑनलाइन फिजिक्स लर्निंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्या था हमारा आज का टॉपिक? तो आपको पता है कि आज हमको कूलम्स लॉ, डाइपोल और क्वांटाइजेशन जितने टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना है। तो बिना देरी किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम कुछ जनरल क्वेश्चंस उठाते हैं जो एग्जाम्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस अभी तक बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, पहले उस पैटर्न के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, +9e और +e, ओके, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर, और हमारे पास एक थर्ड चार्ज है Q, ओके। नाउ क्वेश्चन इज, अगर ये दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है तो इन दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन होगी उस लाइन में इस थर्ड चार्ज को कहां पर प्लेस करें कि ये जो चार्ज है Q ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। नाउ दैट इज द क्वेश्चन, ओके। If there are two charges +9e and +e are separated 8 meter distance apart, then where the third charge Q be placed on the line adjoining them, where the charge Q be in equilibrium, okay? तो कहां पर हम इस तीसरे चार्ज को इन दोनों के बीच में रखें कि इक्विलिब्रियम में रहे? इसका मतलब होता है कहां पर हम इस चार्ज Q को रखें तो वो स्टेबल रहे, हिले डुले नहीं। और हिले डुले नहीं, स्टेबल रहे का मतलब होता है, अगर हम टेक्निकली बात करते हैं तो ये चार्ज Q इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में रह सकता है जहां पर इसके ऊपर ये जितना फोर्स लगा है और ये जो फोर्स लगा है वो इक्वल और अपोजिट हो जाए, ओके। तो अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चार्ज Q be in equilibrium where force on Q due to +9e will be equal to force on Q due to +e। yes, तो ये जो थर्ड चार्ज Q है ये वहीं पर स्टेबल हो सकता है जहां पर इन दोनों, इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल और अपोजिट हो जाए। मतलब इसका इसके ऊपर फोर्स और इसका इसके ऊपर फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाए तो वहां पर ये स्टेबल रहेगा, ओके। तो मान लेते हैं कि जो ये +9e है से अगर हम x डिस्टेंस पे कहीं पर अगर Q को रख देते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसको आप मेंशन कर देंगे कि लेट एट x डिस्टेंस फ्रॉम +9e Q be in इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कंडीशन होना जरूरी है। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू +9e, इस +9e के कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा तो हमको कूलम्स लॉ पता है, 9 × 10⁹ ये वाला चार्ज कितना है +9e इंटू दूसरा चार्ज क्या है आपका Q अपॉन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है x, तो x²। अब ये इक्वल होना चाहिए +e जितना इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो कूलम के लॉ से वो कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू एक चार्ज +e इंटू दूसरा चार्ज ये खुद है Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ओवरऑल डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 - x का स्क्वायर। इक्वेशन समझ में आ गया? चलिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, Q से Q, E से E, सब कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 9/x², यहाँ क्या बच रहा है 1/8 - x का होल स्क्वायर, ओके। चलिए, तो इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से। अगर हमको थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है दोनों को मिलाने वाली लाइन में कहीं पर,
तो वो इक्विलिब्रियम में तभी रह सकता है जब दोनों चार्ज उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल और अपोजिट हो, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो वो चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। ओके, फिर हमने कूलम के लॉ से फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, इतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 9 है अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इक्वेशन के दोनों साइड हमने क्या ले लिया, रूट, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 8 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। देखिए 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर का x इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा प्लस माइनस 1 और 8 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स। ओके, बस अब आगे इसको सॉल्व करना है फटाफट से। इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, तो इसको अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24 माइनस 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ पर आ रहा है प्लस माइनस एक्स, तो हमारे यहाँ पर दो रास्ते हो जाएंगे, टेकिंग प्लस एक्स और एक बार हम ले लेते हैं टेकिंग माइनस एक्स। अगर हम प्लस एक्स लेते हैं तो ये हो जाएगा 24 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स, तो यहां से 24 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x हो जाएगा तो प्लस 3x और x 4x, तो यहां से x कितना आ जाएगा 6 मीटर। ओके, और अगर हम माइनस एक्स लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो हो जाएगा 24 इज इक्वल, देखिए माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 3x माइनस एक्स ये हो जाएगा 2x, तो यहां से x आ जाएगा 12 मीटर। ओके, तो यहां पर हमको x की दो वैल्यू मिले, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो 6 मीटर, नेगेटिव लेते हैं तो 12 मीटर। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, द राइट आंसर इज 6 मीटर। क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड ऑन द लाइन एडजॉइनिंग देम। तो आप देखिए जो लाइन एडजॉइन कर रही है, तो ये दोनों का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। इसका मतलब अगर हम इन दोनों के बीच में कहीं पर भी चार्ज को रखते हैं तो वो डिस्टेंस हमेशा 8 मीटर से कम होगा। और यहां पर देखिए आंसर कितना है 12 मीटर। 12 मीटर का मतलब ये हो गया कि वो इस लाइन के बाहर का पॉइंट है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो भी डिस्टेंस 8 मीटर से कम होगा दैट विल बी द राइट आंसर। तो राइट आंसर इज 6 मीटर। ओके, चलिए तो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, रेफरेंस में मिल जाएंगे, आप उनको देखें और सॉल्व करें। ठीक है, बस आपको क्या करना होता है, चार्ज जो भी हम प्लेस करते हैं बीच में, उसके ऊपर दोनों चार्जेस के कारण जो भी फोर्स होगा वो इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया कि फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स इफ, कंडीशन दी हुई है आपको Q1 Q2 इज लेस देन 0 और नंबर 2 दिया हुआ है Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। इन दोनों कंडीशन में नेचर ऑफ फोर्स आपको बताना है। देखिए नेचर ऑफ फोर्स चार्जेस के बीच में दो ही तरीके का हो सकता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन, अब हमको बताना है इसमें से अट्रैक्शन कहां पर है और रिपल्शन कहां पर है। अब आगे देखते हैं पहला कंडीशन। पहला कंडीशन ये है कि Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है दैट इज लेस देन 0, 0 से कम। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है आपका, इस चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है उसका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। लेस देन 0 होने का मतलब नेगेटिव। और यहां पर इन दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड का, दैट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, 0 से कम मतलब नेगेटिव। अब आप सोचिए कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव कब हो सकता है। तो नेगेटिव होने के लिए ऐसा तभी पॉसिबल है जब Q1 और Q2 में से कोई एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो। जैसे मान लीजिए अगर ये है 2 कूलम तो ये होना चाहिए -2 कूलम। अगर ये है 3 कूलम पॉजिटिव तो ये होना चाहिए, कुछ भी आप चार्ज दे सकते हैं, जैसे -1 कूलम। अगर एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज नेगेटिव होगा तभी उनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 2 4 तो ये कितना हो जाएगा -4 कूलम। यहाँ पे 3 1 1 ये प्लस है, ये माइनस है, तो -3 कूलम। तो
आंसर हमारा नेगेटिव होने के लिए जरूरी है कि उनमें से कोई एक चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और एक चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर दोनों चार्ज अपोजिट हो गए तभी उनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा, और अगर दोनों चार्जेस अपोजिट हैं तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, एट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस इज नेगेटिव, देन देयर इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। ओके, अब सिमिलरली आप यहां पर समझ गए होंगे कि अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना लाना है हम लोगों को, तो ये जो दोनों चार्जेस होंगे इनको सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये -2 कूलम है तो इसको भी -2 कूलम होना चाहिए, या -3 कूलम होना चाहिए। अगर ये 2 कूलम है तो इसको होना चाहिए 3 कूलम, यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। तो 2 2 4, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, +4, 2 3 6, तो यहाँ पे आएगा +6, और दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दोनों चार्जेस सेम है, और सेम होने का मतलब हो गया कि यहां पर लगेगा रिपल्सन फोर्स। ओके, तो बड़ा सिंपल है, प्रोडक्ट से हम बता सकते हैं लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 से कि इन दोनों के बीच में जो नेचर ऑफ फोर्स है वो क्या होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब मान ऐसा पूछा गया कि अगर मान लीजिए 1 कूलम चार्ज है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कुल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो हमको पता है क्वांटाइजेशन फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू होता है Ne, और यहाँ पर चार्ज कितना है 1 कूलम, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 1 इज इक्वल टू N। E कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, तो यहाँ से N इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 19, और अगर हम यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू की बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन 1 कूलम चार्ज। तो बड़ा सिंपल है, आपको यहाँ पे क्या लगाना है, क्वांटाइजेशन फॉर्मूला, क्योंकि आपसे पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, इन 1 कूलम चार्ज मतलब कि आपको 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास चार्ज है तो क्वांटाइजेशन फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Ne। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका कि देयर आर 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज and repel each other by force of 3.7 into 10 to the power of -9 meter and the distance is 5 angstrom। आपसे बोला गया है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को जो है रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करते समय जो ये फोर्स लगा रहे हैं, मतलब जो रिपल्सन फोर्स है इनके बीच में वो 3.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9, ओके, -9 न्यूटन, इतना ये लोग फोर्स लगा रहे हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो अब हमको बताना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। अब देखिए, हमको ये बताया गया है कि दो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर हैं, दो धनावेशित गोले हैं, उनके बीच फोर्स जो है, रिपल्सन फोर्स जो लग रहा है वो कितना है 3.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 न्यूटन, और इनके बीच का डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5 एंगस्ट्रॉम को पहले आप मीटर में चेंज कर लीजिए, तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर ऑफ -10। ओके, मीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर। तो इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज किया तो ये हो गया। अब हमको ये बताना है क्वेश्चन में कि इन दोनों स्फीयर के पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है, और हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन के समय पढ़ा है कि जब, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज भी कहते हैं, कि जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगर इन दोनों स्फीयर के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें से भी इलेक्ट्रॉन मिसिंग है और इसमें से भी इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, कहीं बाहर चले गए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है हमको ये बताना है। ओके, हमको सिर्फ क्या बताया गया है, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स कितना है। अगर हमको पता है इनके बीच में रिपल्सन फोर्स कितना है, तो हमको हमारे पास है फोर्स का फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू F होता है फ्रॉम कूलम्स लॉ 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले में देखिए आपको F दिया हुआ है, कितना है 3.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 इज इक्वल टू
9 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 9। अब हमको देखिए Q1 और Q2 नहीं दिया हुआ है और हमको ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है हमसे, इसका मतलब हमको यहाँ पर क्वांटाइजेशन फॉर्मूला यूज करना है। तो Q का फॉर्मूला हमको पता है। अब देखिए दोनों चार्जेस सेम है, इसका मतलब अगर हम इन दोनों Q को सेम मान लेते हैं तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q को दोनों रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं, चार्ज भी सेम है, तो Q1 Q2 को हम क्या मान ले रहे हैं Q, और क्वांटाइजेशन फॉर्मूले से Q क्या होता है Ne, तो ये हो जाएगा Ne इंटू Ne अपॉन डी स्क्वायर। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहां से इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर ई स्क्वायर, और d डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। तो आपको पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको n निकालना है तो n को यही रखिए, बाकी सबको इधर ले आइए। तो आपका जो n स्क्वायर है दैट विल बिकम 3.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू ई का स्क्वायर। ये यही है, देखिए ये यहाँ चला गया डी स्क्वायर, और ये दोनों जो है कहाँ गए नीचे। तो अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, सारी वैल्यूज हमको पता है, ये हो जाएगा 3.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 इंटू डी। डी देखिए कितना है यहाँ पर 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू ई का स्क्वायर। ई हमारे पास कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 का होल स्क्वायर। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट 2। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्फीयर में से दो इलेक्ट्रॉन मिसिंग हैं। ओके, तभी उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है 3.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 न्यूटन। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपना एक्सरसाइज ओपन कर लें एनसीईआरटी का, वहां के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए तो अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। मिटा दें इसको। ओके, चलिए तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का, वो है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस ऑफ स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 into 10 to the power of -7 and 3 into 10 to the power of -7। चलिए तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स पूछा है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। हमारे को बोला गया है कि दो स्फीयर हैं, एक के ऊपर चार्ज है 2 into 10 to the power of 7 और दूसरे के ऊपर है 3 into 10 to the power of 7 का पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। चलिए चार्जेस के बारे में नहीं बताया गया, केवल चार्ज इतना है -7 है, सॉरी, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर। अब हमको बताना है कि इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना लग रहा होगा। बहुत सिंपल हो गया ये तो, आपको पता है कूलम लॉ से फोर्स कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज आपको दी हुई है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 Q1 Q2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 अपॉन डी का स्क्वायर। डी यहाँ पे देखिए क्या 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर। और जब आप इतने पूरे को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। हम सीधा आंसर लिख देते हैं यहाँ पर 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 न्यूटन। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। ये था आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। पॉज करके उतार लें इसको, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। What is the distance between the two spheres and what is the force on the second sphere due to the first? Okay, तो चलिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मिटा दें इसको। चलिए तो धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम उसको डिस्प्ले करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2। आपको बोला गया है देयर आर टू स्मॉल स्फीयर्स। तो यहाँ पर हम लोग फिर से स्मॉल स्फीयर्स ले रहे हैं दो। एक के ऊपर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और एक के ऊपर चार्ज है 0.2 माइक्रोकूलम। ओके, और आपको बोला गया है कि इसमें भी चार्ज का जो नेचर है ये आपको दिया गया है क्या, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज
ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ, अच्छा एक जो चार्ज है, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 0.4 माइक्रोकूलम और एक है 0.8, एक है 0.4 तो दूसरा है 0.8 माइक्रोकूलम और वो नेगेटिव चार्ज है। ओके, इन एयर, और ये कहाँ है, दे आर प्लेस्ड इन एयर, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज 8 न्यूटन। इनके बीच में फोर्स लग रहा है, सॉरी 0.2 न्यूटन है। क्या है हमारे पास, वो नहीं है, टेक्स्ट बुक है नहीं, तो हम वो मोबाइल से ही देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है ना, तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आ रही है। 0.2 न्यूटन है। अब हमको बताना है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है कि इनके बीच में कितना है, और पहले चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है हमको वो बताना है। ठीक है, देखिए अगर आपको दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स दिया है ना 0.2 न्यूटन, तो ये इसके ऊपर भी इतना ही फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर भी इतना ही फोर्स लगाएगा, तो सेकंड का आंसर तो आपको पहले ही मिल गया। ओके, दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे। अब इक्वल फोर्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा हुआ है, वो होता है F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन d²। तो जो भी फोर्स होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे 0.2 न्यूटन का। अब हमसे बोला गया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो स्फीयर है इसका चार्ज दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, इसका चार्ज दिया है 0.8 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम में माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁻⁶। इसका मतलब अगर आप इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 × 10⁻⁶ कूलम। सिमिलरली ये हो जाएगा, यहाँ पर माइक्रो का मतलब कितना होगा, 10⁻⁻⁶। तो बस सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, यहाँ पे बस पुट कर दीजिए। यहाँ पे फोर्स दिया 0.2 न्यूटन, 9 × 10⁻⁹ एयर में होता ही है, आपको पता ही है के की वैल्यू। Q1 और Q2 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁻⁶ इंटू 0.8 × 10⁻⁻⁶ अपॉन d डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमको निकाल के बताना है, तो ये हो जाएगा आपका r²। तो यहाँ से अब आप r² निकालिए, तो ये r हो जाएगा √ सॉरी, यहाँ से अगर r को आप यहाँ लाते हैं तो r² स्क्वायर हो जाएगा √ 0.2 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 0.4 × 10⁻⁻⁶ इंटू 0.8 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.2। जब आप इतने पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये इसका जो आंसर होगा, मैंने पहले से निकाला हुआ है, इसको कितना होगा 144 × 10⁻⁻⁴ मीटर, और इसको अगर सॉरी ये रूट में आएगा मीटर, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 144 का हो जाएगा 12 और 10⁻⁻⁴ का 10⁻⁻² मीटर में है, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 12। ओके, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 144 का रूट क्या होगा 12 और 10⁻⁻⁴ का हो जाएगा -2, तो 12 × 10⁻² ये मीटर है, और आपको पता है कि ये 10⁻⁻² है मीटर में, तो जब इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके ओके, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। ओके, चलिए इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगेन देखिए क्वेश्चन क्या था कि दो हमारे पास स्फीयर थे, दोनों का आपको चार्ज दिया हुआ था, दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है ये बताया गया था। कहाँ रखा हुआ था, एयर में। हमको बताना था कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो कूलम का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ये सेकंड क्वेश्चन था, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन है कि रेशियो दिया हुआ है ke² GMEMP। आपको एक रेशियो दिया हुआ है ke² अपॉन GMEMP, ठीक है। और बोला गया है कि आप बताइए कि ये जो भी ये क्वांटिटी यहाँ पर या जो भी ये रेशियो दिया हुआ है ये यूनिट लेस है, मतलब इसके डायमेंशन लेस है। ओके, और इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग कांस्टेंट की जो वैल्यू दी हुई है आप उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल है भाई, ये k है, k आपका कांस्टेंट कूलम्स लॉ में मिला था, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है।
अगर हम इन सब के यूनिट की बात करते हैं तो सबका यूनिट आपको मालूम है। अगर ये यूनिट लेस है अपन को ये पता लगाना है तो सबसे पहले देखिए ये जो k है, k आपका कांस्टेंट है जो हमको कहाँ मिला था, कूलम्स लॉ में, और इसकी वैल्यू कितनी थी 9 × 10⁻⁹। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो F इज इक्वल टू था k Q1 Q2/d²। तो यहां से अगर आप k निकालेंगे तो ये हो जाएगा F d²/Q1 Q2। अगर यूनिट की बात करेंगे तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट है k की वैल्यू के साथ, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इसका यूनिट होता है। तो ये आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ओके, अगला है E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 और इसका यूनिट होता है कूलम। अब आ जाता है G आपको अगर याद होगा तो ये था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमको क्लास 11th में मिला था और इसकी वैल्यू अगर आपको याद होगी तो ये थी 6.67 × 10⁻11। और आपको अगर न्यूटन का फॉर्मूला याद होगा तो वो मिला था वहां पे F = G m1m2/d²। तो उस हिसाब से अगर G की यूनिट निकालेंगे तो आप देखिए ये हो जाएगा F × d², मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 का यूनिट हो जाएगा kg²। ओके, तो यहां से आपको G की भी वैल्यू मिल गई, वैल्यू के साथ साथ आपको क्या मिल गया, उसका यूनिट। अब कौन बचा आपका Me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और सिमिलरली है MP का मतलब हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन का है 1.67 × 10⁻27 kg। तो देखिए आपको सबका यूनिट मिल गया है, सबकी वैल्यूज है, आप यहाँ पर रखिए। तो आपको आप जब यहाँ पे सारी वैल्यूज को रखेंगे तो आप देखेंगे सारे यूनिट्स कैंसल आउट हो जाएंगे। इस रेशियो का जो यूनिट है वो कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब इसका ना कोई डायमेंशन होगा ना ही कोई यूनिट होगा। और अगर आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा आपको वो हो जाएगा 2.29 × 10⁻39। 2.29 × 10⁻39 इसका आंसर होगा, जहां पे K, E, G, Me और NT की वैल्यू रखेंगे। तो आप रखें और घर में सॉल्व करेंगे। सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी जो आपको पहले से याद होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये रेशियो दिया था, हमको प्रूफ करना था कि ये यूनिटलेस है और इसका जो आंसर होगा इन सबको सॉल्व करने के बाद वो कितना होगा 2.29 × 10⁻39। आप सॉल्व करके देखें, नहीं आएगा तो बताएंगे। ओके, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है, क्योंकि किसी भी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज आएगा तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही मल्टीपल हो सकता है या इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। हम अनसर्टेनली हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद ऐसे ही है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज व्हेन दे आर डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल ऑफ चार्ज। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, और अगर हम लार्ज स्केल में कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहां पर हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के चार्ज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उस चार्ज को हम विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इग्नोर कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यूनिट चार्ज माना जाता है, तो अगर हम बड़े स्केल की बात कर रहे हैं तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इग्नोर किया, इसका मतलब क्वांटाइजेशन को भी इग्नोर कर सकते हैं, बट ओनली फॉर द बिग स्केल चार्जेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.5 देखते हैं, ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो इसमें आपको बताया गया है कि जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं तो एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जिस भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज आया है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो जो भी चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आते हैं। चार्ज जो है वो कभी भी हम जनरेट नहीं कर सकते, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। दैट इज व्हाई चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोला गया है देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड अगेन -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD 2 - 5। तो देखिए, आपको बोला गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया,
ये है क्वेश्चन नंबर आपका 6। हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD। ए पर है 2 माइक्रोकूलम, बी पर है -5 माइक्रोकूलम, फिर डी पर है 2 माइक्रोकूलम और सी पर है -5 माइक्रोकूलम। ओके, इसके बाद हमसे बोला गया है कि सारे जो साइड्स हैं वो है 10 सेंटीमीटर। सारे साइड्स की जो लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर, मतलब सबकी साइड्स इक्वल है, सारे साइड्स इक्वल हैं। अब अगर एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज बिल्कुल सेंटर पे प्लेस कर दें, अगर हम ठीक यहाँ पर एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस कर देते हैं एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, तो हमको बताना है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो देखिए बड़ा सिंपल है, ये -q चार्ज है और ये -q चार्ज, मतलब ये दोनों सेम चार्जेस हैं और ये दोनों भी सेम चार्जेस हैं। अब मान लीजिए ये 1 माइक्रोकूलम का, यहाँ पे बोला गया कि हमको क्या पुट करना है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है, मतलब ये चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये -5 माइक्रोकूलम का चार्ज अपनी तरफ खींचेगा अलोंग दिस लाइन, ये -5 माइक्रोकूलम का चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा अलोंग दिस लाइन, और ये जो चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये जो चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो इक्वल और अपोजिट हो गए, क्योंकि ये भी -5 माइक्रोकूलम है, ये भी -5 माइक्रोकूलम है। तो इन दोनों चार्ज के कारण इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो इक्वल और अपोजिट हो गया, मतलब ये दोनों फोर्सेस कैंसल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 2 माइक्रोकूलम, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल इन दिस डायरेक्शन, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन। तो अगेन इन दोनों के कारण बीच वाले चार्ज के ऊपर फोर्स क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। और जब सारे फोर्सेस कैंसल आउट हो गए तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा दैट विल कम आउट टू बी 0, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर देखिए, इन दोनों के कारण जो फोर्स है वो कैंसल आउट हुआ, इन दोनों के कारण जो फोर्स है वो कैंसल आउट हुआ, और जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए दो चार्जेस हैं, उनके बीच में एक थर्ड चार्ज है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब अगर हम इन दोनों चार्ज के अलावा यहाँ पर एक थर्ड चार्ज ले आते हैं Q, तो ये जो Q इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उसका इन दोनों के फोर्सेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यही लॉ ऑफ सुपरपोजिशन भी है, मतलब अगर दो चार्ज मिलकर किसी थर्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वहां पर अगर आप एक और चार्ज लेकर के आओगे तो पहले जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, तो ये 6 क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया कि यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि सभी चार्जेस के फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल हैं, तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर विल बी 0। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 1.7 में आते हैं। 7 अगेन आपका जो है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कॉन्टिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर या कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स बिकॉज जैसे जैसे आप चार्ज से दूर बढ़ते जाते हैं चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगती है और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं वो वाइड अवे होने लगते हैं। दैट इज व्हाई देयर कैन नॉट बी अ सडन ब्रेक। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो उसका आंसर आपको पता है कि if the electric line of forces are curved, then tangent drawn at any point on that line will give you the direction of electric force. Direction of electric field. If two electric line of forces will intersect each other, then at the intersecting point, there two tangents can be drawn, and two tangents will indicate the two different direction of the same electric field, which is naturally not possible. That is not a natural phenomena. किसी भी चीज की एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। दैट इज व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो देख लेते हैं। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द टू चार्जेस। ओके, A और B दो पॉइंट है जहां पर 3 और -3 के दो चार्जेस हैं, बीच में एक पॉइंट है O जहां पर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखिए यहाँ पर है 3 माइक्रोकूलम का चार्ज एट पॉइंट A, -3 माइक्रोकूलम का चार्ज एट पॉइंट B, दोनों के बीच में सेंटर में एक पॉइंट है O,
इस पॉइंट ओ पर आपको बताना है कि कितना होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको साथ में ये बताया गया है कि दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली एक चार्ज से जो सेंटर है वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो दूसरे चार्ज से भी उसका जो डिस्टेंस है दैट विल कम आउट टू बी 10 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पर क्या बताना है, ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही बताना है ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेकंड क्वेश्चन है इसमें, खैर सेकंड क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए ये है 3 माइक्रोकूलम, ये है -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। इस पॉइंट पे हमको क्या बताना है, इंटेंसिटी। अब देखिए अगर यहां पर हम कंसिडर करते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो 3 माइक्रोकूलम होगा इस +q चार्ज को इधर रिपेल करेगा और ये -3 माइक्रोकूलम का चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इन दोनों के कारण अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एक इमेजिन करते हैं, तो जो दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन सेम होगा। सिमिलरली आप यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज कंसिडर करेंगे तो उन दोनों का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, लेकिन होगा सेम। और आपको पता है कि इसके कारण और इसके कारण अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर रूल के हिसाब से यहां पर जो भी इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो दोनों के कारण इंटेंसिटीज का सम होगा। ओके, तो और इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया है, देख लें। ओके चलिए, तो जो भी यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों के कारण, मतलब E1 और E2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सम होगा। ओके, अब देखिए ये 3 माइक्रोकूलम है, ये भी 3 माइक्रोकूलम है, ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। और आप देखेंगे ध्यान से सेंटर से दोनों का डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों की इंटेंसिटीज होंगी इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा। तो हम उसको सिर्फ क्या लिख सकते हैं, E। तो हम यहाँ पर नेट फोर्स E लिख सकते हैं 2E, और नेट इंटेंसिटी 2E1, मतलब E1 E2 को हम E1 या E1 E2 को E2 ले सकते हैं। तो फॉर द डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे E1 ले लिए हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू E का फॉर्मूला क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 Q अपॉन D स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू Q, दोनों में से कोई भी एक चार्ज लीजिए, विच इज 3 माइक्रोकूलम है। तो माइक्रो मतलब 10 की पावर 6, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 अपॉन D दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो आप देखिए चाहे यहाँ से ले डिस्टेंस चाहे यहाँ से ले डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम में इसका आंसर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एनसीईआरटी के आंसर के हिसाब से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, कितना आएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 6। आंसर हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये मिल गया आपको आंसर। अब बता दें, ओके, अब हमसे ये भी पूछा हुआ है कि एक चार्ज जो है यहाँ पर, या जो 3 और -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये सेंटर वाले चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगाएगा। तो आपको पता है कि जब हमको इंटेंसिटी पता हो तो फोर्स अपॉन Q होता है इंटेंसिटी। तो यहाँ से F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू Q। तो अभी अभी आपने E निकाला हुआ है कितना, 5.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6। इसमें Q को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 3 को मल्टीप्लाई कर दें, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फोर्स। ओके, तो जब हमको इंटेंसिटी पता है तो E इंटू Q से हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। A system has two charges QA 2.5 into 10 to the power of -7 coulomb, QB 2.5 into 10 to the power of -7 coulomb, located at a point A 0 0 -15 centimeter और 0 0 plus 15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? देखिए ये कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन कि मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा फैमिलियर लगेगा, लेकिन जो मैथ्स वाले नहीं हैं उनको में भी दिक्कत हो सकती है। देखो, तो हम यहाँ पे 3 एक्सेस ले रहे हैं, x, y और z। आपको जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो है 0 0 -15 सेंटीमीटर और दिया हुआ है 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इसका मतलब ये z एक्सिस के अलोंग होंगे दोनों चार्जेस। ठीक है,
डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव में दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो डिस्टेंस है वो अपोजिट होगा एक्सिस के, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, और प्लस में जो आपको दिया है डिस्टेंस, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट प्लस वाला जो एक्सिस होगा वो अलोंग द, प्लस वाला जो डिस्टेंस होगा वो अलोंग द एक्सिस होगा। तो उस हिसाब से जो आपके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो ये होंगे। ये मैथ्स वाले समझ रहे होंगे। ओके, बायो वाले बस इतना याद रखें कि आपको डिस्टेंस दिया हुआ है एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में दिया है डिस्टेंस, इसका मतलब कि ये अलोंग द एक्सिस और अगेंस्ट द एक्सिस आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं किसके, डिस्टेंस के। अब हमको जो है क्या बताना है, चार्ज भी दिया है साथ में, शायद आपको चार्ज दिया है आपको 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। चार्ज आपको दिया है 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम प्लस माइनस में। और अब आपको क्या बताना है, डाइपोल मोमेंट और उसका डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट और उसका डायरेक्शन बताना है आपको। तो देखिए डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू 2QL। तो यहाँ पर 2L हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या हो गया, ये 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, मतलब ओवरऑल कितना 30 सेंटीमीटर, इंटू Q आपको दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। आप देखिए सेंटीमीटर को आप पहले मीटर में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 0.3 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 न्यू आपका कूलम मीटर। ये आपका हो गया डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, दो चार्जेस में से कोई एक चार्ज इनटू देयर डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर आप सेंटर ऑफ एक्सिस से लेते हैं तो एक तरफ का डिस्टेंस हो गया 15 सेंटीमीटर इन नेगेटिव डायरेक्शन और एक तरफ का डिस्टेंस हो गया 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो दोनों को आप सम कर देंगे तो ओवरऑल डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो 15 का 15 30 सेंटीमीटर। और अब अगर हम इसका निकालते हैं क्या डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हमेशा देखिए क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है आपका डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम का चार्ज दिया है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब जो भी डाइपोल का डायरेक्शन होगा ये होगा आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। ओके, तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। आप जो 10वां क्वेश्चन है और उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो गॉस थ्योरम और आपका डाइपोल के आगे हम वर्क डन और वर्क डन ऑन रोटेशन और एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो उसके क्वेश्चंस हैं, तो पहले हम उसको कंप्लीट कर लें, फिर उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और साथ में एडिशनल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप पहले जाकर उसको रिपीट करें, जो समझ में ना आएगा उसकी फोटो खींच के स्क्रीनशॉट जो खींचा हुआ है खींचे होंगे उसको आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए घर में बैठिए और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।